नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे अनुरोध कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब बात जरूरी बात यह है कि आप किसी भी तरह का फसल अपने खेतों में लेते हैं, चाहे वो साग सब्जियों की हो, खाद्यान्न की हो, गेहूं की हो, चावल की हो, गन्ने की हो, कॉटन की हो या फलों की सब आप उपज लेते हैं, तो इस सब के लिए आप सही रूप से तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि आपको खेती की पूरी प्रक्रिया ज्ञात ना हो, क्योंकि आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। आधुनिक युग में पिछले 20-25 साल में कई तरह के बदलाव आए हैं। इस तेजी से हमारे जीवन में और प्राकृतिक परिदृश्य में बदलाव आए हैं। ऐसे बदलाव पिछले 200 सालों में नहीं आए। एकाएक विकास की गति तीव्र हो गई है। तो ऐसे में जब भी कोई फसल लें तो आप दो काम अवश्य करें। पहला काम ये कि मिट्टी का टेस्ट करा के देख लें, सोइल टेस्ट करा के देख लें कि आपकी मिट्टी में किस किस पोषक तत्व की कमी है, किस पोषक तत्व की जो बढ़त हो गई है। क्योंकि हम इस तेजी से कई तरह के रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, कई चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे हमारी मिट्टी में कुछ पोषक तत्व अतिरिक्त मात्रा में पहुंच रहे हैं, कुछ पोषक तत्व अतिरिक्त मात्राओं के माध्यम से निष्क्रिय होते जा रहे हैं, या फिर मिट्टी का पीएच जो मीडियम है वो असंतुलित होते जा रहा है। मिट्टी का पीएच घटने से यानी कि उसकी एसिडिटी बढ़ने से या मिट्टी का पीएच बढ़ने से यानी कि उसकी जो क्षारीयता बढ़ने से भी उसमें उपलब्ध पोषक तत्व हमारी फसलों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाते। फसलों तक उनकी उपयोगिता घटती चली जाती है। ऐसे बहुत सारे अध्ययन हुए हैं कि मिट्टी का जब पीएच गड़बड़ाता है तो उपलब्ध पोषक तत्व भी अपना प्रभाव खोते चले जाते हैं। दूसरा, आजकल हम खेतों की सिंचाई के लिए अधिकांश हिस्सों में जो जमीन का भूमिगत पानी है उसका प्रयोग कर रहे हैं। हम पीने के रूप में मात्र 5 से 7% उपलब्ध जो हमारा पानी है उसका प्रयोग कर पाते हैं। अन्यथा 90% ज्यादा पानी का प्रयोग तो हम या तो उद्योगों में कर रहे हैं या सिंचाई के रूप में कर रहे हैं। इसलिए भूमिगत जल का स्वाद या उसकी भौतिक संरचना बदल रही है, उसकी रासायनिक संरचना में बदलाव आता है। अब धीरे धीरे भूमिगत जल हार्ड होता जा रहा है, उसमें जो खनिजों की मात्रा बढ़ती जा रही है, वो हार्ड होता जा रहा है। खारेपन की इसमें वृद्धि होती जा रही है। खारापन हमारी खेत की मिट्टी के लिए प्रतिकूल है, सहज नहीं है। खारेपन से हमारी मिट्टी की जो जो उपजाऊपन है वो घटता है, क्योंकि मिट्टी में खारेपन के कारण कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, सल्फेट की मात्रा बढ़ती चली जाती है और ये बंजरपन की शुरुआत कर देते हैं। इसीलिए देखने में आया, अध्ययन कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं कि हर साल हमारे देश में लाखों एकड़ की जमीन बंजर होती चली जा रही है। बंजर तो जमीन पहले से थी, गुजरात में, राजस्थान में तो पहले से ही लाखों हेक्टेयर जमीन बंजरपन की शिकार थी। वहाँ कोई खेती नहीं होती थी, वहाँ सिर्फ नमक ही नमक होता था। गुजरात को तो कहते हैं नमक की धरती, क्योंकि वहाँ नमक ही होता है, क्योंकि वहाँ सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आदि की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ नमक के अलावा कोई वनस्पति फलती फूलती नहीं है। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की मिट्टी रेतीली है, वहाँ जल की बहुत कमी है। आप जल का प्रयोग करते हैं तो कुछ घंटे में जल सूख जाता है, नमी उपलब्ध नहीं होती। इसलिए वहाँ एक आध फसल बरसात के बाद सर्दियों में ही हम लेना संभव हमारे लिए है। सर्दियों में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं राजस्थान के जहाँ अति ठंड पड़ती है, 0 से कम टेम्परेचर हो जाता है, तब भी हम ऐसी फसलें नहीं ले पाते। और सबके पीछे यही है कि वहाँ की मिट्टी में क्षारीयता उतर आई है। क्षारीयता भी हमारी मिट्टी के उपजाऊपन के लिए प्रतिकूल है। और आजकल तो हम ट्यूबवेल से भूमि के जल से अपनी फसलों को सींच रहे हैं, तो इस उपजाऊपन को और तेजी से गंवा रहे हैं। तो ऐसे में बात वो आ जाती है कि हम अपनी मिट्टी की फर्टिलिटी को, मिट्टी के उपजाऊपन को कैसे बनाए रख सकते हैं। तो उसकी और ऐसी जो मिट्टी जिसमें क्षारीयता ज्यादा है, पीएच लेवल कम ज्यादा है, या तो पीएच स्तर गड़बड़ा गया है, कोई फसल लेना सहज नहीं है। तो हमें कोई फसल लेने से पहले अपनी मिट्टी का टेस्ट अवश्य कराना चाहिए। एक चीज और भी देखने आई है कि हम जब अधिक मात्रा में बार बार यूरिया, डीएपी,
एसएसपी, एमओपी आदि का प्रयोग करते हैं तो इसके माध्यम से अतिरिक्त पोषक तत्व पहुंचकर, जैसे कि जब बार बार यूरिया का प्रयोग करते हैं, अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो प्रति प्रति किलो यूरिया में 40% के आसपास नाइट्रोजन रहता है। बाकी का तो उसमें दूसरे ऐसे रसायन रहते हैं जो मिट्टी की कठोरता को बढ़ाते हैं, वजन बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग किए जाते हैं। डीएपी का प्रयोग करते हैं। डीएपी के साथ में तो और भी समस्या है। डीएपी के साथ समस्या ये है कि फास्फोरस एक्टिव एलिमेंट की श्रेणी में आता है, एक्टिव खनिज की श्रेणी में आता है। वो स्वतंत्र रूप में ज़्यादा समय सक्रिय नहीं रहता है। वो सीधे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके एक निष्क्रिय रूप ले लेता है। तो ऐसे में जब डीएपी का प्रयोग हम करते हैं तो कुछ दिन के बाद उसकी अधिकांश मात्रा निष्क्रिय होकर मिट्टी के नीचे चली जाती है, जिसकी अवस्था बढ़ी रहती है। तो उसको दोबारा से हमारे पेड़ पौधे अपने लिए उपयोग नहीं कर पाते। फास्फोरस की उपयोगिता जड़ों के विकास के लिए रहती है, तनों के विकास के लिए, दृढ़ता के लिए रहती है। जो फ्लावरिंग होती है उस समय पड़ती है, या फिर फ्लावरिंग से जब जब फूलों से जब फल बनते हैं या बालियां निकलती हैं, तो उस समय होता है, बीजों के निर्माण के समय होती है। लेकिन तब तक हमारा जो बुवाई के समय डीएपी का प्रयोग किया था उसका अधिकांश भाग निष्क्रिय हो जाता है। इसकी निष्क्रियता को तोड़ने के लिए हमें जीवाणु सक्रियता की आवश्यकता पड़ती है। कई तरह के जीवाणु की सक्रियता पड़ती है। ऐसे जीवाणु अम्लीय ताप में या ज्यादा क्षारीय ताप में ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते। तो हमें कोई भी फसल लेनी है, फसल की उत्पादकता उसी बात पर निर्भर है कि आपकी मिट्टी का पीएच क्षारीयता और अम्लीयता संतुलित हो, समान अवस्था में हो, और उसमें किसी पोषक तत्व की अधिकता न्यूनता ना हो। अधिकता न्यूनता होगी, दूसरे पोषक तत्वों की उपयुक्तता को इफेक्ट करेगी। ऐसे में हम बार बार इसी किसी एक पोषक तत्व को हम इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, उससे पहले महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी तरह की खेती लेने से पहले मिट्टी की जांच कराने निकलें। मिट्टी की जांच बिना हम अपनी मर्जी से किसी भी खाद का, किसी भी रसायन का बार बार अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो इससे हम मिट्टी के उपजाऊपन को खोने की, हम अब मिट्टी को बंजर बनाने की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें ये बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए।